Hello class 12th, this is Arpit Gupta from Shiv Jyoti Educational Group Kota. I hope you all are well at your places and you are continuously revising your previous chapters. So students, today we are going to continue our 9th chapter, that is financial management. We have already discussed the meaning of the financial management, that how the finance is managed in our organization, how we can arrange the finance in our organization. So students, today we are going to take our next topic, that is capital structure. As we know, capital structure is a mix of capital which is involved by the businessman, that is owner's fund and the borrowed fund. As we know, owner funds is the funds which is based on the equity. A businessman who is doing the business involves his capital and that capital is termed as the equity. And the funds which is borrowed from the outsiders is known as borrowed fund. So in this we will talk about the two things, that is owner's fund and the borrowed funds. If we talk about the borrowed funds, it is the overall debt in our capital. That means जो कैपिटल हम अपने बिजनेस में लगा रहे हैं. देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो दो चीजें हमारे सामने आती है, डेप्ट प्लस इक्विटी. अगर फर्म की कैपिटल है, फर्म की कैपिटल की बात की जा रही है तो फर्म के कैपिटल में दो ही सोर्स हो सकते हैं. पहला तो हो सकता है इक्विटी और दूसरा हो सकता है डेट. तो हमने जब बात करी डेप्ट और इक्विटी की, तो ये तो क्या हो गई, फर्म की टोटल कैपिटल हो गई. लेकिन उसमें से जो डेप्ट वाला पार्ट है उसे हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया. दैट मीन्स द बोरोड कैपिटल कैन बी कैलकुलेटेड विद द टोटल डेब्ट्स इन द ओवरऑल कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर बात करें कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर दोनों में हम बात करें दोनों की कैपिटल में क्या डिफरेंस है, दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है. As we know, equity is not tax deductible. That means we do not get any benefit of the tax in the equity. We have to pay the dividend distribution tax, that is DDT, on the dividend paid to the equity shares, and the overall capital which is distributed to the equity shareholders is also to be taxed as their personal income. इसका मतलब जो भी चीज एक शेयर होल्डर कंपनी से अर्न कर रहा है वो उसको टैक्स उसके ऊपर देना पड़ेगा. लेकिन अगर बात की जाए डिबेंचर्स की या फिर कोई भी डेब्ट डॉक्यूमेंट की, उस पर आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है. कैसे मिलता है, देखिए बात करते हैं. आज मैं बात करूं कि भाई मैं सबसे पहले कैलकुलेट करता हूं EBIT. EBIT मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. मतलब ये एक ऐसा पार्ट है जो मैंने अभी अर्न किया है. फॉर एग्जांपल फर्म ने 50 लाख का प्रॉफिट अर्न किया. ठीक है, कितना प्रॉफिट, 50 लाख. अब देखिए ये तो मेरी क्या आ गई, EBIT आ गई. ठीक है, इसके बाद अब मैं क्या माइनस करूंगा, इसमें से माइनस किया जाएगा इंटरेस्ट. क्या माइनस किया जाएगा, इंटरेस्ट. ये इंटरेस्ट क्या है, ये इंटरेस्ट वो है जो डिबेंचर्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने डिबेंचर्स लिए, किसी भी कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे और डिबेंचर्स के ऊपर 10% इंटरेस्ट है. 40 लाख का अमाउंट मैंने डिबेंचर से लिया और उस पर 10% का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है. तो इसका मतलब अब मेरे को 4 लाख का क्या करना पड़ेगा, इसमें से अमाउंट डिडक्ट करना पड़ेगा. उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, या फिर अर्निंग बिफोर टैक्स. ठीक है, इसका मतलब ये जो अमाउंट मैंने माइनस किया डिबेंचर होल्डर्स पे से, देखिए टैक्स हम इसके बाद कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस अमाउंट पे टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा. ये एक ऐसा अमाउंट है जिसपे मेरे को टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा. राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई देखिए एडिशनली द इंटरेस्ट पेड ऑन द डेब्ट्स इज डिडक्टेबल एक्सपेंसेस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी. दैट मीन्स जब मेरी टैक्स का अमाउंट आएगा, जिस अमाउंट पे मेरे को टैक्स कैलकुलेट करना होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, टैक्स डिडक्टेबल. उस पे मेरे को कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा. नेक्स्ट बात करते हैं. देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है. भाई हम हमेशा बोलते हैं कि भाई किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए, कैसे फर्म में इन्वेस्टमेंट किया जाए, उसको हम इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. देखिए बेटा क्या है, सबसे पहले जो टोटल कैपिटल फंड्स बिजनेस में यूज हुए हैं वो कितने हैं, 30 लाख. इंटरेस्ट रेट दैट इज 10%. ये इंटरेस्ट किस पे है, ये इंटरेस्ट है डिबेंचर्स के ऊपर. किसके ऊपर है, डिबेंचर्स के ऊपर. जो लोन में ले रखा है उसी पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा.
रेट ऑफ टैक्स आपको दे रखी है 30%, दैट मीन्स गवर्नमेंट हमसे कितना चार्ज कर रही है, 30% चार्ज कर रही है। इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 4 लाख रुपीस का, दैट मीन्स जो मैंने पूरे साल में इनकम अर्न करी है वो अमाउंट कितना हुआ है, 4 लाख। अब मेरे पास 3 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन में मैं कुछ भी डेब्ट नहीं लेता हूं, ठीक है, मेरा पूरा काम इक्विटी बेस्ड है। Next thing is I have taken a loan of 10 lakh rupees. That means in my capital structure 20 lakh is of equity shares and 10 lakh is of debentures. And in the next conditions I have taken a loan of 20 lakh rupees. That means 3 situations are there. In first situation the EBIT is 4 lakh rupees. I have written 4 lakh here. Now the interest, because मैंने यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन में कोई भी डेप्ट नहीं लिया था तो इंटरेस्ट की तो बात आती ही नहीं है। तो मेरा जो अर्निंग बिफोर टैक्स है वो कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपीस का हो जाएगा। तो देखिए अब क्या होगा, इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। आप बोलोगे सर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, देखिए जो टोटल अर्निंग है मेरी 4 लाख रुपीस का, उस पर टैक्स रेट कितनी दे रखी है, 30%। दैट मीन्स 4 लाख का 30% कितना हुआ, 1,20,000। इसके बाद जो डिडक्ट करने के बाद आया वो आया 2,80,000, दैट इज अर्निंग आफ्टर दी टैक्स। मतलब ये वो अमाउंट है जिस पे टैक्स ऑलरेडी लग चुका है। अब देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 30 lakhs। इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स, वी ऑलवेज कंसिडर्ड एट इज 10 रुपीज। दैट मीन्स जो इक्विटी शेयर्स होंगे वो कितने के होंगे, 10 रुपीज के ही होंगे। तो देखिए 30 lakhs डिवाइडेड बाय 10 इज 3 लाख। अब देखिए कैसे निकलता है अर्निंग पर शेयर। ये मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स 2,80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख रुपीज, तो कितना आएगा, 0.93। इसका मतलब जो मैंने प्रॉफिट अर्न किया अपनी फर्म में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सपेंसेस करने के बाद, वो कितना आया, 0.93% की रेट से आया। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी सिचुएशन नंबर 2, जिसमें मैंने लोन ले रखा है 10 लाख रुपीस का। देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो हमने वही EBIT कॉपी किया यहाँ से 4 लाख। उसके बाद हमने इंटरेस्ट चार्ज किया किस पे, डिबेंचर्स पे। डिबेंचर्स का अमाउंट कितना है, 10 लाख। 10 लाख का 10% कितना हुआ, 1 लाख। तो मेरा जो EBT आया, अर्निंग बिफोर टैक्स, टोटल प्रॉफिट में से मैंने डिबेंचर का इंटरेस्ट माइनस किया, तो अर्निंग कितनी आ गई मेरे पास, खुद का पैसा कितना बचा, 3 लाख रुपीस का। उस पर मैं क्या करूंगा, चार्ज करूंगा टैक्स। देखिए 3 लाख का 30% अगर कैलकुलेट किया जाए तो कितना आता है, 90,000। द रिमेनिंग अमाउंट विल बी अर्निंग आफ्टर दी टैक्स। मतलब टोटल अमाउंट में से मैंने टैक्स डिडक्ट कर दिया। इस टैक्स को डिडक्ट करने के बाद मेरे पास क्या बचा, अर्निंग आफ्टर दी टैक्स। अब देखिए क्या हुआ, जो मेरी टोटल अर्निंग्स थी 2 लाख रुपीस की, यहां आप बोलेंगे सर ये 2 लाख क्यों हुआ। देखिए जो टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर था 30 लाख का, उसमें से 10 लाख किसका था, डिबेंचर्स का, और बाकी का जो 20 लाख था वो किसका बचा, इक्विटी शेयर्स का। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 2 लाख। तो अर्निंग पर शेयर कितना आ गया मेरा, 1.50, मतलब 2,10,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख। देखिए जैसे ही मैंने डिबेंचर्स इन्वॉल्व किए, मेरा अर्निंग पर शेयर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, राइट। थर्ड सिचुएशन की बात करते हैं, मैंने और डेप्ट इन्वॉल्व किया। देखिए क्या हो गया, 2 लाख का तो डेप्ट हो गया और 2 लाख की ही इक्विटी हो गई। सेम प्रोसेस हुआ और यहाँ पे मेरा EPS कितना आ गया, 1.40। सो वी हैव कंक्लूडेड दैट as we are involving more and more debt in our capital structure, the EPS keeps on increasing। जैसे जैसे डेप्ट का स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे EPS इंक्रीज हो रही है। लेकिन ये कब तक होगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए सी स्टूडेंट्स, as we have discussed that the debt equals to debt upon equity। मतलब क्या हो गया कि भाई टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट प्लस इक्विटी वाले कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट का पार्ट क्या था, वही चीज मेरा क्या होता है, बोरोइंग्स होती है। वही चीज क्या होती है मेरे लिए, डिबेंचर्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, कंसेप्ट आपका आता है वो आता है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या होता है भाई, फाइनेंशियल मतलब जो पैसा मैं लगा रहा हूँ अपने बिजनेस में उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, राइट। अगर मैं डिबेंचर्स ले रहा हूं तो डिबेंचर्स मेरे को मिल तो रहे, लेकिन डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मेरे को पे करना पड़ रहा है, आई हैव टू पे द इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट की कॉस्ट क्या है, अगर मान के चलिए फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 10% एंड आई एम अर्निंग ओनली द 10%, देयर इज अ लॉस ऑफ 2%। दैट मीन्स यहाँ पे मेरे को लॉस हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा हम करते हैं कि भाई अगर डिबेंचर्स के लिए मेरे को 8% कॉस्ट बोरोवर जो लेंडर्स है उनको देनी पड़ रही है और जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो 10% का हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, फाइनेंशियल लिवरेज से उसकी कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी कि ओवरऑल स्ट्रक्चर में डेप्ट का पार्ट कितना है और क्या उसकी कॉस्ट आ रही है।
Next is the impact of the financial leverage is on the profitability of the business can through EBIT and EPS. That means जब हम financial leverage calculate कर रहे हैं debt upon equity, तो इसमें ये पता लग रहा है कि मेरे ओवरऑल स्ट्रक्चर में जो मैंने अर्निंग की उससे मेरे EPS पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर मेरी अर्निंग में EPS बढ़ता जा रहा है तो जो स्ट्रक्चर है चाहे वो डेब्ट हो या फिर इक्विटी हो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अल्टीमेट मोटिव क्या है, मेरी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होना चाहिए, जो मेरी शेयर होल्डर्स की इनकम है वो इंक्रीज होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए द थ्री सिचुएशंस आर कंसीडर्ड, देयर इज नो डेब्ट इन द सिचुएशन 1। जैसे कि हमने बात करी कि सिचुएशन 1 जो थी हमारी उसमें हमने कोई भी डेब्ट नहीं लिया, तो कंपैरेटिवली EPS भी क्या था, कम था। जैसे जैसे मैंने डेब्ट को इन्वॉल्व किया इक्विटी का पार्टिसिपेशन क्या हो गया, कम हो गया। ऑल्दो वी हैव टू पे द इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर्स, लेकिन फिर भी EPS क्या है, ज्यादा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई देखिए नेक्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं, उससे पहले देखो क्या होता है कि अगर मैं अपना टोटल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर मेरे को कैलकुलेट करना है ROI, तो कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए इन्वेस्टमेंट मुझे पता है जो मैं पैसा इन्वॉल्व कर रहा हूं उससे कितना रिटर्न आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा टोटल प्रॉफिट EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। जो टोटल मैंने मार्केट में पैसा लगाया, जो मैंने आई हैव इन्वेस्टेड द फंड, उस फंड में से मेरे को कितना प्रॉफिट कितना इनकम मैंने अर्न करी, वही चीज क्या हो जाएगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए जैसे हम बात करें 4 लाख रुपीस का मैंने प्रॉफिट अर्न करा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कैपिटल कितनी थी 30 लाख की, उसको मल्टीप्लाई किया गया 100 से, तो मेरा रिटर्न निकल कर आ जाएगा, रिटर्न कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है कि भाई इन केस द कंपनीज ऑफन एम्प्लॉय मोर चीपर डेब्ट्स टू एनहेंस इट्स EPS। अब देखो क्या होगा, व्हाट वी हैव कंक्लूडेड दैट इफ वी आर इन्वॉल्विंग मोर एंड मोर डेब्ट देन द EPS इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। EPS क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, और उसी कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? द अमाउंट ऑफ डेब्ट वी आर इन्वॉल्विंग इन अवर कैपिटल इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देखो क्या हुए, trading on equity refers to increase in the profit earned by the equity shareholders due to the presence of the fixed financial charges like interest. That means the EPS क्या है, देखो जो EPS है वो प्रॉफिट का पार्ट किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का, अर्निंग पर शेयर बोल रहे हैं हम, तो अल्टीमेटली बेनिफिट किसको हो रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, लेकिन द सिनेरियो इज क्रिएटेड बाय द डिबेंचर होल्डर्स। एज सून वी आर इन्वॉल्विंग द डिबेंचर होल्डर्स इन अवर कैपिटल स्ट्रक्चर, द EPS इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, राइट। Now let us take one more example of company Y. What is this example? See. Now consider the following case of company Y. All the details of same except that the company is earning the profit before interest and tax is 2 lakh. What we have done here in the next the previous example we have taken EBIT as 4 lakh. बट हेयर वी हैव कन्वर्टेड अवर EBIT इनटू 2 lakhs। एक चेंज हमने इसमें किया है, जो EBIT थी उसको हमने अब 2 लाख ले लिया। देखिए सेम ही सिनेरियो है, लेकिन अब हम देखेंगे कि भाई जैसे हमारी अर्निंग कम होती गई, हमने क्या किया, हमारी जो EPS है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई ऑल्दो आप डिबेंचर्स इन्वॉल्व करो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आपकी अर्निंग नहीं हो रही है उस डिबेंचर को इन्वॉल्व करने से, आपका EPS इंक्रीज नहीं हो रहा है किसी भी सिचुएशन में, तो क्या होगा, आपको डेब्ट इन्वॉल्व नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप प्रॉफिट ऑलरेडी बहुत कम कमा रहे हो, हमने पहले भी पढ़ा है कि भाई अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो ऐसा बोला गया है कि अगर आप प्रॉफिट कम अर्न कर रहे हो तो बेसिकली डिबेंचर्स को इन्वॉल्व नहीं करो। आपको किस पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, आपको सिर्फ इक्विटी पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द फैक्टर्स which are beneficial in choice of the capital organizations, capital structure which is beneficial. First one is cash flow position. देखिए what is the meaning of this? The size of the project, जितना बड़ा प्रोजेक्ट है उतनी ही ज़्यादा हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। आज मैं एक छोटा सा अपनी शॉप ओपन करता हूं तो उसके लिए कैपिटल की ज़रूरत क्या होगी, बहुत कम होगी, बहुत ही लिमिटेड कैपिटल में मैं अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन कर सकता हूं। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस का एरिया डाइवर्सिफाई होगा, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते जाएंगे, मेरे को ज़्यादा कैपिटल इन्वॉल्व करनी पड़ेगी।
ठीक है। तो द साइज ऑफ द प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज मस्ट बी कंसिडर्ड बिफोर द बोरोइंग्स। इसका मतलब आप डिबेंचर्स तो इन्वॉल्व कर रहे हो, लेकिन उस बोरोइंग से आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर डिबेंचर्स ले रहा हूं 10% की रेट से और मेरा इनकम हो रही है 6% की रेट से, तो मेरे को डिबेंचर्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि यहां पे मेरे को नेट लॉस हो रहा है 4% का। लेकिन अगर, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात करी, अगर सिनेरियो चेंज हो जाता है, मेरी बोरोइंग की जो रेट है वो है 4% और मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है 10% से, तो डेफिनेटली मेरे को डिबेंचर्स ले लेने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो बात करता है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दैट मीन्स द इंटरेस्ट विच इज कवर्ड विद माई अर्निंग्स। देखिए क्या है, जो मैंने बात करी, इफ आई एम टेकिंग द बोरोइंग्स फ्रॉम दी लेंडर्स, जब मैं बोरो करता हूं किसी भी पर्सन से, तो बोरो करने वाली सिचुएशन के अंदर क्या होता है, मेरे को उनका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब सपोज मेरी इनकम इज 50 लाख रुपीज and the interest which is I am paying to the borrowers, to the lenders of the monies, is rupees 7 lakh. That means I am easily able to cover all the interest which is lended to me. That means जो भी इंटरेस्ट मेरे को पे करना है मैं अपनी इनकम से इजीली पे कर सकता हूँ। लेकिन मान के चलिए मेरी इनकम ही 4 लाख रुपीस होती, तो क्या मैं इस इंटरेस्ट को कवर अप कर पाता? बिल्कुल भी नहीं कर पाता। तो सिनेरियो इज दिस कि भाई जब हमारे ऊपर इंटरेस्ट कुछ लग रहा है, इंटरेस्ट जब एप्लीकेबल हो रहा है, तो हमारी इतनी इनकम भी होनी चाहिए। दैट मीन्स द हायर द रेशियो लोअर शैल बी द रिस्क ऑफ द कंपनी। अब देखिए हायर रेशियो हायर कैसे होगा, अगर मेरा इंटरेस्ट कम है, इंटरेस्ट कम लगता जा रहा है, इनकम बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा, रेशियो बढ़ता जाएगा। रेशियो बढ़ता जाएगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा बोरो कर सकता हूं। लेकिन अगर इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा है, इनकम नहीं है, तो मेरे को ज्यादा बोरो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। देखिए ये क्या होता है, debt service coverage ratio takes care of the deficiencies refers to an interest coverage ratios. That means अब इसमें हम बात करते हैं, देखिए क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है ये, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज EBIT, उसके बाद उसमें ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस का मतलब एक ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो मुझे कैश में पे आउट नहीं करने पड़ रहे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग एनी प्रोविजंस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है, फॉर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशंस। जब मैं कोई भी प्रोविजंस बना रहा हूं जिसके लिए मेरे को आज एक्चुअल में एक्सपेंसेस नहीं करने, वो चीज क्या होते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस। Divided by preferential dividend, that means I have written all the expenditures on the numerator side and I have written all the incomes on the denominator side. इसी से मेरा क्या निकलेगा, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। दैट मीन्स जो डेब्ट मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है उसको सर्व करने में जो मेरे एक्सपेंडिचर लग रहे हैं, उसको पे आउट करने में जो मेरे एक्सपेंडिचर लग रहे हैं, वो चीज क्या आती है, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। नेक्स्ट थिंग इज okay, cost of the debt. देखिए what is the cost of the debt? A firm's ability to borrow at the lower increases its capacity to employ higher debts. If the rate or the interest of debt is lower, then much amount I can borrow from the lenders. जितनी कम इंटरेस्ट रेट होगी, जितनी लाइबिलिटी मेरे ऊपर कम होगी, उतना ही ज्यादा मैं डेप्ट ले सकता हूं। देखिए क्या होता है कि जब हम कभी भी बैंक लोन वगैरह लेने जाते हैं तो हम कंपेयर करते हैं इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है। वो क्यों कंपेयर किया जाता है, अगर मेरे ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी कम आएगी तो मैं ज्यादा लोन बोरो कर पाऊंगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट ही ज्यादा चार्ज किया जा रहा है तो मैं लायबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मैं उस केस में बोरो कम कर पाऊंगा। नेक्स्ट इज टैक्स रेट। हायर द टैक्स रेट द लोअर विल बी द बोरोइंग कैपेसिटी। इसका मतलब क्या होगा, द इंटरेस्ट चार्ज ऑन दी बोरोइंग्स। दैट मीन्स अब क्या होगा कि भाई अगर बैंक जो हमारी गवर्नमेंट है वो टैक्स रेट ज़्यादा बढ़ाती जाएगी, ठीक है, अगर उसकी टैक्स रेट बढ़ती जाएगी तो जो बोरोइंग पे इंटरेस्ट लग रहा है वो कम होता जाएगा। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, भाई 10% चार्ज किया जा रहा है किस पे, डिबेंचर्स पे, उसमें से 30% गवर्नमेंट ले रही है एज अ टैक्स, ठीक है, जो टोटल 10% था उसका 30% कौन ले जा रहा है, गवर्नमेंट ले जा रही है, तो मेरे ऊपर नेट लायबिलिटी कितनी आ रही है, 7% की। अब देखिए जैसे जैसे मैं टैक्स बढ़ाता जाऊंगा, 30 की जगह 40% कीजिए, लायबिलिटी कितनी रह जाएगी, 6% की। जैसे जैसे टैक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगी, मेरी लायबिलिटी किसकी,
पे करने की बोरोवर्स को वो कम होती जाएगी, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। What is the cost of equity? Stock owners expect a rate of return from the equity which is commensurate with the risk they are assuming. That means it is a part of the dividend. अब देखिए जब इक्विटी शेयर्स की बात आती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स हमें ऐसे ही तो फंड्स नहीं अवेलेबल करवा देंगे, कुछ ना कुछ तो रिटर्न हमें देना पड़ेगा। अब जो रिटर्न हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं वो कॉस्ट हो गई, साथ के साथ जब मैं इक्विटी शेयर इशू कर रहा हूं तो उस इक्विटी शेयर्स को इशू करने की भी कॉस्ट आएगी। फॉर एग्जांपल मैंने प्रोस्पेक्टस इशू किया मार्केट में, प्रोस्पेक्टस इज ब्रोशर विच इंक्लूड्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। जब मैंने प्रोस्पेक्टस इशू किए उसकी कॉस्ट आएगी मेरे ऊपर, एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट आएगी मेरे ऊपर, जो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म में प्रिंट कराऊंगा उसकी कॉस्ट आएगी। तो इसका मतलब जब मैं इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट की बात कर रहा हूं तो वो सारे कॉस्ट और सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे जो इक्विटी शेयर्स को इशू करने के लिए या इक्विटी शेयर्स को मेंटेन करने के लिए किए जा रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज फ्लोटेशन कॉस्ट, दैट इज पॉइंट नंबर 8। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? फ्लोटेशन कॉस्ट इज ऑल द एक्सपेंसेस व्हाइल रेजिंग सम इक्विटी। दैट मींस जो भी एक्सपेंडिचर मैं फ्यूचर में एक्सपेक्ट करता हूं, फॉर एग्जांपल ब्रोकरेज कॉस्ट हो गई, ठीक है। अब वो ब्रोकरेज कॉस्ट क्या है? जितने भी ब्रोकर्स हैं मेरे सामने उन ब्रोकर्स को पे करनी पड़ेगी। जब मेरी इक्विटी कोई सब्सक्राइबर नहीं लेगा तो मेरे को ब्रोकर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे और वो ब्रोकर्स क्या करेंगे? ब्रोकर्स मेरे बिहाफ पे सारी सिक्योरिटीज को सेल करेंगे, तो दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। नेक्स्ट इज रिस्क कंसिडरेशन। As discussed earlier, use of debt increases the financial risk of the business. That means अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा डेप्ट को इन्वॉल्व करता जाऊंगा तो क्या होगा? मेरी रिस्क बढ़ती जाएगी। फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं हुआ तो कहाँ से इनको पे करूंगा, ठीक है। तो जब आप कोई भी डिबेंचर्स, कोई भी लोन डॉक्यूमेंट ले रहे हो तो आपको अपनी प्रॉफिट को कंपेयर करना पड़ता है। अगर फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं अपने लेंडर्स को पे आउट करने का, राइट। तो इसका मतलब जब भी आप किसी दूसरे की कैपिटल को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करते हो, रिस्क आपके साथ आ जाती है, रिस्क आपको इन्वॉल्व करनी पड़ती है। जब तक हमारी खुद की कैपिटल लग रही है, जब तक हम इक्विटी की बात करें तब तक कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही बात आती है हमारी बोरोइंग की, एक रिस्क आ जाती है कि भाई सामने वाला पर्सन हमसे कभी भी वो पैसा कॉल कर सकता है, राइट। नेक्स्ट थिंग इज फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब इफ द फर्म यूजेस अ डेप्ट पोटेंशियल टू फुल इट्स लॉस फ्लेक्सिबिलिटीज इश्यूज फर्दर द डेप्ट टू मेंटेन द फ्लेक्सिबिलिटी इट मस्ट मेंटेन सम बोरिंग्स पावर टू टेक केयर ऑफ द अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। व्हाट हैपेंड? देखिए अगर आज मैंने पूरा अमाउंट बोरो कर लिया, जितनी मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी थी बोरो करने की वो मैंने बोरो कर लिया, लेकिन व्हाट हैपेंड अगर फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है तो अब उसको पेमेंट करने के लिए मेरे पास फंड्स कहाँ से आएंगे? तो उस सिचुएशन के अंदर मेरे को जितनी मेरी कैपेसिटी है उतना कभी भी बोरो करके नहीं रखना चाहिए। कुछ पार्ट तो मेरे को इक्विटी का यूज करना चाहिए, द रिमेनिंग पार्ट विल बी ऑफ बोरोइंग, ठीक है। जब मेरे को अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन आएगी उस केस में वो बोरिंग्स मेरे को वहां पे काम आ सकती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द कंट्रोल। इन डेप्ट देयर इज नो कंट्रोल ऑफ द डेप्ट होल्डर। दैट मीन्स जो पर्सन मेरे को डेप्ट दे रहा है उसका कभी भी कंट्रोल कंपनी के अंदर नहीं आता है। वो अपने इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्ट लेने के बाद उसको कंपनी से कोई रिलेशन नहीं होता। ही विल नॉट इंटरफेयर इन एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द कंपनी, एनी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। That means if you talk about the equity shareholders, they will always interfere in the company. Equity shareholders जैसे जैसे हम equity shares को issue करते जाएंगे मार्केट में, क्या होगा हमारे सामने? equity shares issue करने के बाद जो rights है equity shareholder के वो dilute होते जाएंगे। आज कंपनी के 5 equity shareholders हैं, वो मिलकर डिसीजन ले रहे हैं। जैसे जैसे equity shareholders बढ़ते जाएंगे, 5 के 10 होंगे, जो existing shareholders हैं उनके जो पावर है वो क्या होती जाती है? डाइल्यूट होती जाती है, पावर डिस्ट्रीब्यूट होती जाती है, राइट। Next thing is regulatory framework. Regulatory framework means law which is existing in our environment. For example, if we talk about the public issues of shares and debentures, we have to made under the SEBI guidelines. That means Security Exchange Board of India. SEBI एक ऐसी regulatory authority है जो आपके सारे issues को control करती है. That means if you are borrowing the money from the outsiders, you have to follow all the guidelines which has been prescribed by the SEBI. उसके साथ साथ क्या होते हैं?
और भी जो नॉर्म्स बने हुए हैं और भी जो लॉज बने हुए हैं हमारी कंट्री में, वो लॉज आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आपने कोई भी रेगुलेशंस, कोई भी रूल सेबी के फॉलो नहीं किए तो सेबी आपकी सिक्योरिटीज को डीलिस्ट कर देगा और उसके बाद आप रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे उस सिक्योरिटीज से इशू करने के, और साथ के साथ आपकी ट्रेडिंग भी वहां पे क्या कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। Stock market conditions. What is this? If the stock markets are bullish, the equity shares are more easily sold even at the higher prices. If the stock market is at the good position, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, स्टॉक मार्केट अपनी हाई पीक पे चल रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगी, आपका प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, आपकी जो शेयर प्राइस है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, मान के चलिए आपने जो इक्विटी शेयर्स थे वो आज एग्जिस्टिंग प्राइस 10 रुपीज़ है, लेकिन बुलिश सिचुएशन आने के बाद वही सिक्योरिटी की प्राइस क्या हो जाएगी, 20 रुपीज़, 25 रुपीज़। तो जैसे जैसे मार्केट सिचुएशन अच्छी होती जाती है वैसे ही वैसे क्या होता है, आपकी शेयर की प्राइस भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द अदर कंपनीज। Now we last compare about the capital structure of the other companies, what other companies are taking into consideration, क्या other companies structure follow कर रही हैं उसको भी देखा जाएगा। अगर कोई भी कंपनी डेब्ट ज़्यादा ले रही है, इक्विटी ज़्यादा ले रही है, तो आप उस फैक्टर को कंसिडर कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कई बार क्या होता है, हमारी जो प्लानिंग होती है वो डेब्ट इक्विटी रेशियो डिपेंड करता है दूसरी कंपनीज का, कि भाई दूसरी कंपनी क्या प्रिंसिपल लेकर चल रही है, किस बेसिस पे उन्होंने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड किया, उसी बेसिस पे हम हमारी कंपनी का भी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं, राइट।